नमस्कार दोस्तों। पंडित जवाहरलाल नेहरू एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अक्सर बहस का विषय बनते हैं और उनकी कुछ नीतियों और निर्णयों के संबंध में उनके आलोचकों और विपक्ष में बहुत कुछ है। उनके द्वारा किए गए कुछ कामों ने भारत को वर्तमान समस्याओं का सामना करना पड़ा है। क्या चाचा नेहरू का बच्चों के प्रति प्रेम असली था या सिर्फ एक दिखावा? कश्मीर मुद्दा उन्होंने कैसे खड़ा किया? क्या उन्होंने भ्रष्टाचार को नजरअंदाज किया और उसे समर्थन दिया? क्या नेहरू ने वंशवादी राजनीति को बढ़ावा दिया? उन्होंने मुक्त बाजार पूंजीवाद की बजाय समाजवाद को क्यों चुना? नेहरू ने संयुक्त राष्ट्र में स्थायी सीट को क्यों ठुकराया? दुर्भावनापूर्ण गुटनिरपेक्ष आंदोलन का नेतृत्व उन्होंने क्यों किया? क्या नेहरू की अल्पसंख्यक नीति तुष्टिकरण के लिए थी? उनकी सुरक्षा नीति में क्या चूकें थीं? चीन और पाकिस्तान के साथ उनके रिश्ते कैसे विवादास्पद रहे? आज की इस वीडियो में हम इन विवादास्पद विकल्पों की विरासत के बारे में चर्चा करेंगे। समझने के लिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। क्या चाचा नेहरू का बच्चों के प्रति प्रेम असली था या सिर्फ एक दिखावा? सर वॉल्टर क्रॉकर ने नेहरू की बायोग्राफी नेहरू ए कंटेम्पररी एस्टीमेट में बताया है कि नेहरू के पास बच्चों के लिए वास्तव में समय नहीं था और वे बच्चों की संगति का आनंद नहीं लेते थे। उन्होंने कहा, नेहरू तो सार्वजनिक अवसरों पर और टीवी कैमरों के सामने काफी अभिनय करते थे। नेहरू जी कभी कभी सभा समारोहों में ऐसे ही बच्चों को प्यार करते थे जैसे आजकल सांसद और मंत्री को स्वच्छ जगहों पर ही झाड़ू लगाते देखा गया है। आए हिंदी के जाने माने लेखक और राजनीतिक टिप्पणीकार यशपाल सिंह ने अपनी आत्मकथा सिंहावलोकन में एक दिलचस्प किस्सा साझा किया है। उन्होंने बताया कि एक बार एक बच्ची या युवती ने नेहरू जी को राखी बांधने की कोशिश की, लेकिन नेहरू जी ने यह कहते हुए मना कर दिया कि वे हर किसी को अपनी बहन नहीं बनाते। तो चलिए इस बाल दिवस पर इन दोनों घटनाओं को एक साथ नहीं जोड़ते हैं। बाल दिवस बच्चों के प्रति उनके प्यार का जश्न मनाने का दिन नहीं है। आज का यह दिन हमारे समाज में बच्चों के महत्वपूर्ण मुद्दों के प्रति जागरूकता लाने के लिए है, जैसा कि राजेंद्र प्रसाद ने अपने पहले बाल दिवस संबोधन में किया था। बच्चों के स्वास्थ्य, उनके अधिकार, गुणवत्तापूर्ण पोषण और शिक्षा तक पहुंच से जुड़े गंभीर मुद्दे। कश्मीर मुद्दा उन्होंने कैसे खड़ा किया? एक ऐसा मुद्दा जो काफी चर्चा में रहा, वो था 1947 में कश्मीर रियासत का भारत में विलय। जब पाकिस्तान समर्थित आदिवासी हमलावर कश्मीर में घुस आए थे, तब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस स्थिति का सामना किया। भारतीय सेना जब इन आक्रमणकारियों को कश्मीर से हटाने में जुटी थी, नेहरू ने स्थानीय सलाह को नजरअंदाज करते हुए निर्णायक सैन्य कार्रवाई करने के बजाय संयुक्त राष्ट्र से मदद मांगी। इस तरह उन्होंने जीत के करीब पहुंचकर हार को अपने हाथ से छीन लिया। इसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर का बंटवारा हुआ, जिससे एक लंबा संघर्ष शुरू हुआ, जिसने हजारों जिंदगियों को प्रभावित किया और तब से दोनों देशों के रिश्तों में तनाव बढ़ गया। इसने द्विपक्षीय संघर्ष को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक विवादित क्षेत्र बना दिया। ये गलती भारत के कश्मीर पर दावों में रुकावट डालती है। आज भी यह मामला अनसुलझा है और काफी खून खराबे का कारण बना हुआ है। उन्होंने कश्मीर के लोगों को जनमत संग्रह का वादा किया जो कभी पूरा नहीं हुआ। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के जरिए जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा देने के नेहरू के फैसले पर काफी चर्चा हुई है। इसे क्षेत्र के शासन और भारत में एकीकरण में जटिलताएं लाने वाला माना गया है। कुछ लोग इसे सरदार पटेल और डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जैसे प्रमुख नेताओं की सलाह को नजरअंदाज करने वाला मानते हैं, जो ऐसी रियायतों के खिलाफ थे। कैसे नेहरू ने भ्रष्टाचार की अनदेखी और समर्थन किया? नेहरूवादी युग की शुरुआत में भ्रष्टाचार ने भारतीय राजनीति पर असर डालना शुरू कर दिया था। 1948 में ग्रेट ब्रिटेन में भारतीय उच्चायुक्त वी के कृष्ण मेनन ने सेना के लिए जीपों की खरीद के लिए 80 लाख रुपए के सौदे पर हस्ताक्षर करने में सभी मानदंडों को नजरअंदाज कर दिया। अधिकांश पैसा पहले ही चुका दिया गया था, लेकिन जब संख्या 200 तय की गई थी, तब केवल 155 जीपें ही दी गई। नेहरू ने जांच कराने के बजाय सरकार को इसे मानने के लिए मजबूर कर दिया था। फरवरी 1956 में मेनन को बिना किसी विभाग के मंत्री के तौर पर नेहरू मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। फिर जीप घोटाले में उनकी भूमिका को नजरअंदाज करते हुए
उन्हें रक्षा मंत्री के महत्वपूर्ण पद पर पदोन्नत किया गया। महात्मा गांधी के निजी सचिव यूवी कल्याणम ने यह भी कहा कि नेहरू ने कृष्ण मेनन जैसे भ्रष्ट सहयोगियों को रक्षा मंत्री के रूप में नियुक्त किया था। 1556 तक भ्रष्टाचार काफी बढ़ चुका था और मुंद्रा सौदे में फिरोज गांधी ने इस समस्या की गंभीरता को सामने लाया। इसका नतीजा टीटी कृष्णामाचारी के इस्तीफे के रूप में निकला, जो उस समय वित्त मंत्री थे। लेकिन सिस्टम को साफ करने के लिए कोई खास कोशिश नहीं की गई। कई कांग्रेस नेता भ्रष्ट पाए गए, लेकिन उनके खिलाफ कभी भी कोई सख्त कार्रवाई नहीं हुई। क्या नेहरू ने वंशवादी राजनीति को बढ़ावा दिया? पंडित जवाहरलाल नेहरू पर अक्सर वंशवादी राजनीति और भाई भतीजावाद को बढ़ावा देने का आरोप लगता है। उन्होंने अपनी बेटी इंदिरा गांधी को अपने उत्तराधिकारी के रूप में तैयार किया और 1919 में उन्हें कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बना दिया। उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल, सीबार रसीराज गोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे कई सहयोगियों को अलग थलग कर दिया। वह पार्टी और सरकार में नेतृत्व की दूसरी पंक्ति को विकसित करने में भी विफल रहे। उनकी वंशवादी प्रवृत्ति उनकी बेटी और पोते, जो भारत के प्रधानमंत्री बने, और उनके परपोते, जो कांग्रेस पार्टी के वर्तमान नेता हैं, के माध्यम से जारी रही। उन्होंने देश के लोकतांत्रिक और गुणात्मक मूल्यों को कमजोर किया। उन्होंने मुक्त बाजार पूंजीवाद की बजाय समाजवाद को क्यों चुना? भारत की अर्थव्यवस्था हमेशा से व्यापार और निजी निवेश पर निर्भर रही है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक बार कहा था कि मुनाफा एक गंदा शब्द है। उन्होंने सोवियत मॉडल की तरह आर्थिक नीतियों को अपनाया, जिसमें राज्य ने उद्योगों से लेकर होटल तक का संचालन किया। करों को इस तरह से रखा गया कि आम नागरिकों के पास न्यूनतम संपत्ति हो और वे राज्य पर निर्भर रहें। निजी क्षेत्र पर कई नियम और प्रतिबंध लगाए गए, जबकि कृषि और सामाजिक विकास को नजरअंदाज किया गया। इसके अलावा आयात प्रतिस्थापन की नीति ने विदेशी व्यापार और निवेश को कम कर दिया। इन नीतियों के चलते कम वृद्धि, उच्च मुद्रास्फीति, दीर्घकालिक गरीबी और भ्रष्टाचार जैसी समस्याएं सामने आईं। इससे उद्यमशीलता की भावना और भारतीय अर्थव्यवस्था की क्षमता पर भी नकारात्मक असर पड़ा। इन नीतियों ने आय असमानता को बढ़ाने के साथ साथ साठगांठ वाले पूंजीवाद को भी बढ़ावा दिया। ये आम भारतीयों के मन में उद्यमियों को अनैतिक मानने का जहर भरने के लिए भी जिम्मेदार रही है। इससे धन और सफलता की बदनामी भी हुई है। आर्थिक उदारीकरण के बावजूद ये मानसिकता आज भी बनी हुई है। नेहरू ने संयुक्त राष्ट्र में स्थायी सीट को क्यों ठुकराया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने चीन के साथ संघर्ष से बचने के लिए अमेरिका और सोवियत संघ के प्रस्तावों को ठुकरा दिया, जिसमें चीन की जगह लेने की बात थी। अगर भारत को संयुक्त राष्ट्र की स्थायी सीट मिल जाती, तो उसकी वैश्विक प्रतिष्ठा में काफी बढ़ोतरी होती। यह सच है कि यह प्रस्ताव बिना किसी समझौते के आया था, लेकिन इसे अस्वीकार करना एक बड़ी गलती साबित हुई। नेहरू का चीन के साथ अच्छे संबंध बनाने का सपना आज भी अधूरा है। दुर्भावनापूर्ण गुटनिरपेक्ष आंदोलन का नेतृत्व उन्होंने क्यों किया? जब शीत युद्ध अपने ऊंचाई पर था, अमेरिका एशिया में अपने सहयोगियों की तलाश में था। उन्होंने भारत का रुख किया, लेकिन भारत ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। नेहरू ने इसके बजाय अमेरिका और रूस के बीच तटस्थता की एक अनोखी नीति अपनाई। 1961 तक नेहरू ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके बाद अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ एक ऐसा गठबंधन बनाया जो आज भी मजबूत बना हुआ है। भारत के पास उस समय रूस के साथ सहयोग करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था, जिससे गुटनिरपेक्ष आंदोलन का उद्देश्य पूरा नहीं हो सका और दशकों तक भारत और अमेरिका के रिश्तों पर असर पड़ा। क्या नेहरू की अल्पसंख्यक नीति तुष्टिकरण के लिए थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विशेष रूप से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के तहत भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 लिखा था, जिसमें कहा गया था, राज्य पूरे भारत में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। इस लेख ने भारत में धर्मनिरपेक्षता का आधार बनाया है। नेहरू की अल्पसंख्यक नीति पर काफी चर्चा होती रही है। उन्होंने मुस्लिम समुदाय के लिए अलग चुनावी व्यवस्था और आरक्षण का समर्थन किया, जिससे हिंदू मुस्लिम के बीच तनाव बढ़ा। इसके अलावा
उन्होंने एक समान नागरिक संहिता के खिलाफ भी रहे, जो सभी नागरिकों को समान अधिकार और न्याय दिला सकती थी। सबसे खास बात यह है कि उन्होंने मुसलमानों को विवाह और विरासत से जुड़े मामलों में अपने व्यक्तिगत कानून बनाए रखने की इजाज़त दी। छोटे राज्य गोवा में पुराने पुर्तगाली पारिवारिक कानूनों पर आधारित नागरिक संहिता को बनाए रखने की अनुमति दी गई। उन्होंने हिंदू मंदिरों और संस्थानों के मामलों में भी दखल दिया और राज्य को उनके प्रबंधन और संसाधनों को अपने हाथ में लेने की इजाजत दी। इससे चयनात्मक धर्मनिरपेक्षता के आरोप लगने लगे हैं। उनकी सुरक्षा नीति में क्या चूकें थीं? पंडित जवाहरलाल नेहरू पर देश की रक्षा और सुरक्षा को लेकर कुछ सवाल उठाए जाते हैं। उन्होंने सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण और विस्तार पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। इसके अलावा परमाणु और मिसाइल तकनीक के विकास में भी उन्होंने पर्याप्त निवेश नहीं किया, जिससे भारत अपने पड़ोसियों, खासकर चीन और पाकिस्तान के खतरों के प्रति कमजोर हो गया। वह एक मजबूत खुफिया नेटवर्क और सुसंगत सुरक्षा सिद्धांत बनाने में भी विफल रहे। इसके साथ ही उन्होंने नागा विद्रोह, द्रविड़ आंदोलन और नक्सली विद्रोह जैसे अलगाववादी और चरमपंथी आंदोलनों के उभार को भी नजरअंदाज किया। वह देश की रक्षा करने में कमजोर और गैर जिम्मेदार थे। आए चीन और पाकिस्तान के साथ नेहरू के रिश्ते कैसे विवादास्पद थे? उन्होंने हिंदी चीनी भाई भाई के नारे पर चीन के साथ एक खास रिश्ता बनाने की बात की। उन्होंने चीन के विस्तारवादी इरादों और आक्रामकता के बारे में अपने खुफिया और रक्षा अधिकारियों की चेतावनियों को अनसुना कर दिया। उन्होंने 1950 में तिब्बत पर चीन के कब्जे और उत्तर पूर्व और पश्चिम में भारतीय क्षेत्रों पर उसके दावों का सही तरीके से जवाब देने में असफलता दिखाई। उन्होंने चीन की सैन्य क्षमताओं और तैयारियों को थोड़ा कम समझा। इसका नतीजा ये हुआ कि 1962 में भारत को चीन के साथ युद्ध में एक शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। इस दौरान 3,250 से ज्यादा भारतीय सैनिकों की जान चली गई। भारत ने अक्साई चिन्ह में चीन के द्वारा कब्जा की गई करीब 43,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन खो दी है। चीन भारत के लिए एक गंभीर समस्या बना हुआ है। विभाजन के दौरान और उसके बाद हिंदू मुस्लिम संघर्ष से निपटने का नेहरू का तरीका विवादास्पद रहा है। मुस्लिम नेताओं के साथ स्थायी राजनीतिक समझौता न कर पाने का अक्सर उनकी विफलता के रूप में देखा जाता है, जिससे भारत में सांप्रदायिक तनाव अब भी बना हुआ है। देश आज भी उनकी कई गलतियों का नतीजा भुगत रहा है। अगर आप मेरे विश्लेषण से सहमत हैं तो कमेंट में यस लिखें। अगर आप सहमत नहीं हैं तो बस नो लिख दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आपको इसकी वैल्यू लगी तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। हमारा वर्क फ्रॉम होम जॉब्स पर एक और यूट्यूब चैनल है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो चैनल विजिट कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।